आप सभी को नमस्कार। मैं अनीता सिंह श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में गृह विज्ञान विषय पर सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज हम सब कक्षा 11 के गृह विज्ञान विषय में स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान खंड में व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा पाठ का अध्ययन करेंगे। आपकी सुविधा के लिए इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे और जो पहला भाग है कुछ टॉपिक उसमें कवर करेंगे और कुछ टॉपिक दूसरे भाग में कवर करेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि इस पाठ को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। स्वास्थ्य के अर्थ को परिभाषित कर सकेंगे, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व जान सकेंगे, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ एवं लक्षण जान सकेंगे, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के नियमों को जान सकेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आज स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान खंड में व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान होता क्या है। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान को अंग्रेजी में हाइजीन बोलते हैं और हाइजीन लैटिन भाषा के हाइजिया शब्द से लिया गया है। हाइजिया का अर्थ होता है स्वास्थ्य की देवी, अर्थात स्वास्थ्य रक्षा के नियमों को, सिद्धांतों को जानना और उनका पालन करके स्वास्थ्य को प्राप्त करना। ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता भी है और उसका कर्तव्य भी है कि वो अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए, वो स्वस्थ रहे। आप अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्वास्थ्य रक्षा यानी स्वास्थ्य की रक्षा और विज्ञान व्यवस्थित अध्ययन। बच्चों, इस समय वैज्ञानिक युग है, तो हम जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, उनके वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो स्वास्थ्य रक्षा के नियमों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, वैज्ञानिक तरीके से उनके नियमों का अध्ययन करना स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान में हम अपने स्वास्थ्य, व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ नियम और सिद्धांतों का पालन करते हैं और सजगतापूर्वक उनका निष्ठा से उनको अपनाते हैं। इस पाठ में हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे, आइए उसको जान लेते हैं। भूमिका, स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा, स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कारक, सुस्वास्थ्य के लक्षण, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के नियम। बच्चों, हम इस पाठ को 2 भाग में पढ़ेंगे। तो हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहले आता है आपका भूमिका। आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि है। स्वास्थ्य धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ व्यक्ति जीवन में कार्य करके, संघर्ष करके सफलता प्राप्त कर सकता है, परंतु एक अस्वस्थ व्यक्ति, उसके पास बहुत सारा धन है, अपार धन संपत्ति है, उसको खर्च करके भी अपने स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकता। तो स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए। उसी के द्वारा व्यक्ति एक सुखी जीवन जी सकता है। परंतु आज के समय में, वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण के कारण जो स्वास्थ्य है वो निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है और उसकी देखभाल, उसको उत्तम बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, नहीं तो
जैसे जैसे विकास हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, उसके द्वारा बहुत सारी अनेक जानलेवा बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। आज के समय में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि व्यक्ति अपना तो विकास करे ही, साथ में अपने परिवार, राष्ट्र, समाज का भी उत्थान हो, उसकी भी प्रगति हो। क्योंकि जब व्यक्ति कार्यकुशल रहेगा तब वो पूरी अपनी क्षमता से, पूरी निपुणता से कार्य करेगा और अग्रसर होगा विकास की ओर। तो अब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। एक स्वस्थ व्यक्ति शरीर और मन, यानी वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्रिय रहता है और किसी कार्य को करने का उसमें उत्साह होता है, वो उत्सुक होकर किसी कार्य को करता है। सामान्य तौर पर अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि वो व्यक्ति हृष्ट पुष्ट हो, वो देखने में बलशाली हो और उसे कोई रोग ना हो। उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो स्वस्थ है। और अगर कोई व्यक्ति बार बार उसको रोग हो रहा है, बीमार हो रहा है, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति अस्वस्थ है, यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी जो ये अवधारणा है, ये उचित होते हुए भी स्वयं में पूर्ण नहीं है। हम सिर्फ रोगों से, उसको रोग नहीं है तो वो स्वस्थ है, हम ये स्वास्थ्य नहीं कह सकते। स्वास्थ्य की धारणा पर्याप्त व्यापक है। स्वास्थ्य का संबंध व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी दोनों पक्षों से होता है। तो अलग अलग समय पे अलग अलग विद्वानों ने स्वास्थ्य को अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया है। तो आइए हम जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को जिन शब्दों में परिभाषित किया है वो क्या है? शरीर की रोगों से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक कल्याण निहित है। इस परिभाषा से ये पता चलता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य का संबंध, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके स्वास्थ्य का संबंध उसके शरीर से, उसके मन से और उसके संवेगों से होता है। अर्थात वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ हो। शारीरिक रूप से स्वस्थ यानी उसके शरीर का विकास सही ढंग से हो, मानसिक रूप से यानी उसके मस्तिष्क का विकास उत्तम हो और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना अर्थात व्यक्ति अपनी उत्तेजनाओं, अपनी आवेगों में सामंजस्य रखे, उसमें संतुलन रखे। वो बहुत ज़्यादा किसी बात पे क्रोधित ना हो, किसी बात पे बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, उसे अपने अंदर एक क्षमता, अपनी योग्यता पे उसे विश्वास हो कि वो हर स्थिति में अपने आप को साबित कर सकता है, अपने आप को हर प्रतिकूल या अनुकूल हर स्थिति में अपने आप को खड़ा कर सकता है। दार्शनिक अरस्तु ने स्वास्थ्य को इन शब्दों में परिभाषित किया है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अर्थात अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो मन से भी स्वस्थ रहेगा। अगर हम स्वास्थ्य को व्यापक तौर पे एक जनरल सामान्य रूप से परिभाषित करें तो स्वास्थ्य के अंतर्गत शारीरिक निरोगता, क्रियाशीलता, चुस्ती, सहनशीलता और इसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी निहित है। अर्थात इन सब का संतुलन होने पर ही व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता है। अब ये तो हमने स्वास्थ्य का अर्थ और स्वास्थ्य की परिभाषा जान ली। किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को
कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है आनुवांशिकता। बच्चा जब पैदा होता है, जब वो जन्म लेता है, तो उसे कुछ गुण और दोष अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। जन्मजात वो गुण और दोष लेके पैदा होता है। तो एक आनुवांशिकता भी एक महत्वपूर्ण कारक है उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारण करने में। व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण उसके माता पिता के गुणों के कारण, और सिर्फ माता पिता ही नहीं, आपके 22 पीढ़ी के जो पूर्वज होते हैं उनके जो गुण होते हैं, उनके जो दोष होते हैं, वो भी बच्चे में आ सकते हैं। अर्थात एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण या व्यक्तित्व की रूपरेखा, उनकी आदत का निर्धारण ये आनुवांशिक लक्षण करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम कहते हैं कि अपनी मम्मी पे एकदम पड़ा हुआ है, यानी कुछ जो हमारे बनावट है या जो हमारी व्यवहार है वो हम कुछ अपने पेरेंट्स के पाते हैं, और वही गुण आगे हमारे व्यवहार को, हमारी आदतों का निर्धारण करते हैं, हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। इसी तरह कुछ रोग हैं वो भी रक्त के द्वारा जन्मजात शिशु में आते हैं, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़। ये ऐसे रोग हैं जो कि बच्चे में जन्मजात आते हैं। तो ये रोग भी एक तरह से व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं, क्योंकि ये रोग आनुवांशिक रूप से मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आनुवांशिकता है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। दूसरा जो तत्व है, कारक है स्वास्थ्य को निर्धारित करने का, वो है वातावरण। बच्चों, हम जिस वातावरण में रहते हैं वो वातावरण हमको प्रभावित करता है। जैसे अगर हम किसी ऐसे वातावरण में हैं जहाँ शुद्ध वायु हो, स्वच्छ वातावरण हो, कुछ वातावरण ऐसा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, कहीं का पानी जो है अशुद्ध होता है, कहीं खनिज लवण की कमी होती है। तो वातावरण के अंतर्गत हमारे जो भौगोलिक प्रभाव है, जलवायु है, हमारे जो धार्मिक विश्वास है, ये सारी चीज़ें वातावरण में आती हैं। व्यक्ति जिस परिवार में रहता है, जिस समाज में रहता है, यानी उसके आसपास का ऑरा, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, ये उसको स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज नहीं होता है या वहाँ सब्जियाँ नहीं होती हैं, तो उस व्यक्ति को खाने के लिए उतने पौष्टिक आहार नहीं मिलते और वो कुपोषित हो सकता है। यदि वहाँ का पानी खराब है तो उसे बार बार संक्रामक रोग हो सकते हैं और उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके अलावा उसके परिवार का वातावरण कैसा है, उसके परिवार में जो माता पिता के संबंध है या बच्चे के साथ माता पिता कैसा व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उसकी आदतों का विकास इन्हीं सब वातावरण के द्वारा होता है। उसके बाद जो तीसरा कारक आता है वो है रहन सहन का तरीका। रहन सहन का तरीका, हम स्वच्छतापूर्वक रहते हैं या बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो ये सारी चीज़ें रहन सहन के तरीके में आती हैं। यदि हमारा परिवार, हमारा समाज, जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास चारों तरफ बुरी आदतें हैं, व्यक्ति नशे में रहता हो, धूम्रपान करता हो, स्वच्छता की आदतें नहीं हैं, तो बच्चे में बचपन से ही वो देखते देखते अनुसरण के द्वारा वही चीज़ सीख लेता है और उसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि रहन सहन का तरीका अच्छा होगा, एक नियमितता होगी दिनचर्या में, तो बालक
बचपन से ही वो चीज़ देखता है और उसका अनुसरण करता है। उसके बाद जो अगला स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है वो है सामाजिक आर्थिक स्थिति। समाज में हमारी स्थिति क्या है, हमारा जो आर्थिक पक्ष है वो मजबूत है कि नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय से संतुष्ट है, वो इतना पैसा कमा रहा है कि वो अपने घर परिवार को उचित पोषण दे सके, संतुलित आहार प्रदान कर सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो जब व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि वो प्रसन्न रहता है हमारी आवश्यकता पूरी हो गई। वो अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा में खर्च कर सकता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो अगर हमारी आर्थिक स्थिति बढ़िया है तो स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरतें, उसकी आवश्यकताएं उस परिवार की, उस बालक की पूरी होती रहेंगी और वो प्रसन्न रहेगा। अगला जो स्वास्थ्य संबंधी यानी स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए जो तत्व है वो है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं में वे सेवाएं आती हैं जो कि व्यक्ति और समाज को स्वस्थ रहने के लिए सेवाएं दी जाती हैं, जैसे टीकाकरण या संक्रामक रोग जो होते हैं उनसे बचाव के लिए उपाय या उनके लिए लोगों को जागरूक करना। हर एरिया में, हर जगह स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, कहीं इसका अभाव है, कहीं पे बहुत अच्छी हैं। जहाँ पे चिकित्सीय सेवाएं अच्छी होंगी, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम होंगी, वहाँ के लोग रोगों से बचने के उपाय के बारे में ज़्यादा उनको जानकारी होगी और वो जागरूक होंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति। टीकाकरण करवाएंगे, वहाँ जाके अपने स्वास्थ्य के बारे में चेकअप कराएंगे, पूछेंगे और वो जागरूक होके, क्योंकि उनके पास ये सुविधा है। बहुत जहाँ गांव हैं वहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है या कम है, तो वहाँ जागरूकता भी कम है, तो वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वो उतने जानकार नहीं हैं, अज्ञानता है उनमें, तो स्वास्थ्य सेवाओं का व्यक्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ये तो सारे स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले तत्व थे। अब हम जानेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है। अगर हम एक स्वस्थ व्यक्ति है, वो तभी अच्छी तरह से मन लगा के, तन लगा के काम करेगा जब वो पूरे तरह से स्वस्थ हो। तो वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा जो हमने जैसे परिभाषा में पढ़ा था कि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ हो। तो जो लक्षण होंगे वो भी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, इन तीनों में जो उत्तम स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। सबसे पहले जानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य यानी व्यक्ति के शरीर को देखकर बताना कि उसका स्वास्थ्य कैसा है। अगर कोई व्यक्ति ऊर्जावान है, वो पूरी क्षमता से काम कर रहा है, तो यानी वो व्यक्ति स्वस्थ है। यदि व्यक्ति के शरीर, उसका जो भार है, उसकी आयु और उसके हाइट, ऊंचाई, उसकी लंबाई के अनुरूप है तो व्यक्ति स्वस्थ है। स्वस्थ व्यक्ति की जो आँखें होती हैं उनमें एक स्वाभाविक चमक होती है, आँखों के चारों तरफ काले रंग के गड्ढे होते हैं वो नहीं होते, उसकी त्वचा पर एक ओज होता है, एक चमक होती है, और जो उसका मांसपेशियां जो होती हैं शरीर की वो सुविकसित होती हैं, सुसंगठित होती हैं। जो अस्थि संस्थान है वो भी विकसित होता है और कहीं पे भी अनावश्यक झुकाव या घुमाव नहीं होता। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो तापमान होता है, सामान्य व्यक्ति का तापमान वो सामान्य होता है, और स्वस्थ व्यक्ति का तापमान
98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो भी संस्थान है, यानी जो भी तंत्र, हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, तो वो सारे तंत्र सही ढंग से, सुचारू ढंग से अपने अपने कार्यों को करते हैं। जैसे उत्सर्जन तंत्र अपना काम करेगा, पाचन तंत्र अपना सही से काम करेगा, परिसंचरण तंत्र अपना काम करेगा। तो ये सारे तंत्र अपने अपने कार्यों को सही ढंग से करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को अच्छी भूख लगती है और वो तनाव रहित एक गहरी नींद लेता है, 6 से 8 घंटे की एक गहरी नींद लेता है बिना किसी चिंता के। तो ये सारे गुण कैसे थे? शारीरिक स्वास्थ्य के। अब हम जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या आता है। संवेगों को नियंत्रित करना, यानी संवेगात्मक स्थिरता होनी चाहिए। वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ना आए, बहुत ज़्यादा तनाव में ना आए, बहुत किसी चीज़ को लेकर चिंतित ना रहे बहुत दिनों तक, या कोई अगर उसकी विपरीत परिस्थितियां हैं तो वो दुखी ना हो। कुछ लोग होते हैं ना, छोटी छोटी बातों में एकदम परेशान हो जाते हैं और वो उनके जीने की जो एक उम्मीद होती है वो धीरे अपनी उम्मीद को खोते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल अवस्था में भी आदमी को संघर्ष करना चाहिए और अपने को उससे उबारना चाहिए। तो मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत संवेदनशीलता, और उस व्यक्ति अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसे अपनी योग्यता पर विश्वास होगा। वो इस बात को जानेगा, मानेगा कि वो हर प्रतिकूल परिस्थिति का निवारण कर सकता है। यानी उससे वो चिंतित नहीं होगा, वो दुखी नहीं होगा, किसी बात को बहुत ज़्यादा सोचेगा नहीं, और वो अपने क्षेत्र में अपने सोच के समझ के कार्य करेगा और उस परिस्थिति का निवारण कर लेगा। यानी उस परिस्थिति में वो उसका सामना करके आगे बढ़ेगा। तीसरा आता है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब समाज में उसका संबंध कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। वो दूसरों के साथ मृदुभाषी होगा, बहुत अच्छा व्यवहार करेगा और समाज के लोगों से उसका एक अच्छा संबंध होगा। वो दूसरों के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसका भी निर्वहन बखूबी करेगा और समाज में रह के समाज के कल्याण के कार्य के लिए भी तत्पर रहेगा और पूरी लगन से ये सब कार्य करेगा। इसके अलावा सामंजस्यता, जो दैनिक जीवन है उसमें नियमितता, यानी उसकी दिनचर्या नियमित होगी। परिपक्वता, और अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। हर बात के लिए वो नकारात्मक नहीं होगा कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता। वो नई चीज़ होगी, नई परिस्थिति होगी तो भी वो इस बात को सोचेगा, इस बात के लिए वो खड़ा रहेगा कि नहीं मैं सब कर सकता हूँ, मैं इस योग्य हूँ, और अपने व्यवसाय से संतुष्ट रहेगा। सामाजिक सामंजस्यता उसमें रहेगी। ये सारे भी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। ये तो हमने स्वास्थ्य का अर्थ, परिभाषा, स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कारक और सुस्वास्थ्य के लक्षण के बारे में जाना। अब हम आते हैं अपने पाठ पे। व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा। क्या होता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा? व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा एक बहुपक्षीय अवधारणा है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य की रक्षा, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य की रक्षा करके उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करना। उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हम स्वास्थ्य संबंधी नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं, परंतु कभी कभी अज्ञानतावश या अशिक्षा के कारण या हमारी जो बुरी आदतें होती हैं उनके कारण वातावरण कुछ प्रभावित करता है, तो इनके कारण हम
स्वास्थ्य को उत्तम नहीं बना पाते। तो हमें जो स्वास्थ्य संबंधी नियम हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो सिद्धांत हैं, उनका पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए और उसके प्रति सजगता बरतनी चाहिए। अर्थात व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत हम स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न सिद्धांतों और नियमों का पालन करते हैं और जिस विषय के अंतर्गत हम इन नियमों को, इन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उस विषय को व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा कहते हैं। हर व्यक्ति की कामना होती है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, क्रियाशील रहे और सुखी जीवन व्यतीत करे। तो स्वस्थ रहने के लिए ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य हम ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं, उसके लिए हमको कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभिन्न बातों पर निर्भर करता है। तो स्वस्थ शरीर रोग मुक्त रहता है, प्रफुल्लित रहता है, क्रियाशील रहता है और कार्यकुशल रहता है। अर्थात हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग हैं और उसकी जो कार्य क्षमता है, इसको ठीक रखने के लिए हमारे सारे अंग और उसकी कार्य क्षमता ये ठीक रहे, इसके लिए हर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों और नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के विशेष के लिए जो स्वास्थ्य है वो अनेक बातों पर निर्भर करता है। हम बच्चों में यानी बालकों में बचपन से ही स्वास्थ्य संबंधी नियमों के पालन के प्रति एक सजग दृष्टिकोण हमको देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो उसे अपने अंदर आत्मसात कर सके। वो उसे आदत के तौर पर बचपन से करते रहेंगे तो वो आदत उनकी आजन्म रहेगी, यानी वो जब तक रहेंगे तब तक उनको फॉलो करेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो ही वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र की प्रगति में और उसकी समृद्धि में पूर्ण रूप से सहयोग देगा, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहकर अपनी पूरी क्षमता से, अपने पूरी कार्य कुशलता से, निपुणता से किसी कार्य को करता है और विकास की ओर अग्रसर रहता है। तो हमारे देश के विकास में स्वस्थ व्यक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है और इसकी शुरुआत हमें बचपन से ही स्वास्थ्य संबंधी नियमों और सिद्धांतों को बताकर बच्चों को उनको निष्ठापूर्वक उनका पालन कराकर एक स्वास्थ्य के प्रति सजग दृष्टिकोण देकर हम ये कार्य कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले भाग में हम कौन कौन से वो नियम हैं जिनका पालन करके व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए आपका गृह कार्य स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा बताइए और अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण बताइए। स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले तत्वों या कारक के बारे में बताइए। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।